हेलो फ्रेंड, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है जो वीडियो बनाने का मकसद है वो है डबल पावर आईसी बूट सीक्वेंस, यानी जिस भी हैंडसेट में डबल पावर आईसी बूट सीक्वेंस के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जिस भी हैंडसेट में पावर आईसी लगी होती है, जो डबल पावर आईसी या ट्रिपल पावर आईसी लगी होती है, तो उनका जो बूट सीक्वेंस होता है तो उनके बूट सीक्वेंस को कैसे निकाला जाता है। यानी जब भी हमारे पास कोई भी डेड मोबाइल फ़ोन आता है और उसमें डबल पावर आईसी का यूज़ होता है या ट्रिपल पावर आईसी का यूज़ होता है, तो उनका बूट सीक्वेंस निकाल के कैसे उस डेड मोबाइल फ़ोन की फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं, यानी उस डेड मोबाइल फ़ोन को कैसे रिपेयर करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम सब डिस्कस करेंगे डबल पावर आईसी के पास में बूट सीक्वेंस के बारे में, कि जैसे जिस भी हैंडसेट में पेयर वाले पावर आईसी लगाई जाती है। जैसे कि अगर हम 4G हैंडसेट की बात करें तो 4G में 4G में सिंगल भी पावर आईसी का यूज़ किया गया है, डबल भी पावर आईसी का यूज़ होना शुरू हो गया है। तो हमने यहाँ पे 2 पावर आईसी लिए है। 5G हैंडसेट में अगर हम देखें तो 3-3 पावर आईसी का यूज़ किया जाता है, वहाँ पे 3-3 पावर आईसी लगाई जाती है। और डबल पावर आईसी और 3 पावर आईसी का जो बूट सीक्वेंस होता है, तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डबल पावर आईसी के ऊपर, कि अगर हमारे पास कोई भी डेड मोबाइल फ़ोन आता है और वो डेड कंडीशन में होता है और जब हम एम्पियर मशीन में लगाते हैं, फॉल्ट हमें नहीं मिल पाता है, डीसी पावर सप्लाई में लगाते हैं, हमारा एम्पियर फेल होता है या एम्पियर स्टेक होता है, तो इस कंडीशन में अगर उसमें डबल पावर आईसी है तो उस डबल पावर आईसी का बूट सीक्वेंस कैसे निकाल के उस डेड मोबाइल फ़ोन को रिपेयर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि 4G हैंडसेट में सिंगल पावर आईसी का यूज़ किया गया है मोबाइल फ़ोन को ट्रिगर करने के लिए, मोबाइल फ़ोन को चालू करने के लिए। तो जैसा कि आपने 4G हैंडसेट में देखे होंगे, जो सिंगल पावर आईसी होती है उसके पास बक और एलडीओ वोल्टेज बना के सेट को चालू किया जाता है। लेकिन अगर हम डबल पावर आईसी की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास डबल पावर आईसी होती है। तो डबल पावर आईसी का क्या सीक्वेंस होता है, कौन-कौन सी सर्किटें वहाँ पे बनती है, कौन-कौन से वोल्टेज पे उसको ऑपरेट कराया जाता है, तो इस सब पे हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में डबल पावर आईसी का। तो जैसा कि आपको पीछे टीवी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हमने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट लिया है। फ्लो चार्ट के द्वारा एक सर्किट ड्रॉ करके आपको समझाने की कोशिश किया है कि डबल पावर आईसी का बूट सीक्वेंस क्या होता है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर किसी भी हैंडसेट में 2 पावर आईसी है या 3 पावर आईसी लगी है, तो वो दोनों तीनों पावर आईसी ही कहलाती हैं। क्योंकि अगर हम देखेंगे 2 पावर आईसी में, 3 पावर आईसी में, हर आईसी में पावर का सर्किट होता है। क्योंकि मोबाइल फ़ोन के फीचर बढ़ने से एलडीओ वोल्टेज और बक वोल्टेज को बढ़ाया जा रहा है। इसीलिए जब पेयर में हमारे पास पावर आईसी आती है या कोई मोबाइल आता है जिसमें पेयर पावर आईसी लगी होती है, तो अगर आप उसमें देखेंगे तो दोनों पावर आईसी बक वोल्टेज और एलडीओ वोल्टेजेस को वोल्टेज बनाती है, तब जाके सेट आपका चालू होता है। बक और एलडीओ वोल्टेज को बढ़ाने का मेन मतलब है कि मोबाइल फ़ोन का फीचर जैसे-जैसे बढ़ता जा रहा है, वैसे-वैसे बक वोल्टेज को बढ़ाया जा रहा है। इसीलिए आजकल जितने भी लेटेस्ट हैंडसेट आते हैं, अगर इसमें हम देखेंगे तो 2 पावर आईसी, 3 पावर आईसी का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जिस भी हैंडसेट में डबल पावर आईसी लगी होती है, 2 पावर आईसी लगी होती है, तो इनका कॉन्सेप्ट कैसा होता है, इनका सर्किट, प्रोसेस, वर्किंग, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। तो जैसा कि डायग्राम में दोस्तों आपको दिख रहा होगा, हमने यहाँ पे 2 पावर आईसी ली है। एक पीएम 7150 है और दूसरा जो हमारा है पीएम 7150 एल है। ये क्वालकॉम बेस्ड पावर आईसी है और ये बहुत सारे मॉडलों में यूज़ की जाती है ये दोनों पावर आईसी। और ये दोनों पावर आईसी कहीं भी अगर हम देखेंगे तो पेयर में लगे होते हैं, मतलब दोनों पावर आईसी एक साथ लगाई जाती है। तो जैसे कि देखेंगे जो हमारी मेन पावर आईसी है, अगर मेन पावर आईसी देखें तो देखिए मेन पावर आईसी मैंने इसको क्यों बोला, क्योंकि देखिए पीएम जिस भी पावर आईसी के ऊपर सीरियल नंबर के बाद कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं होता है तो उसे मेन पावर आईसी कहा जाता है। मेन पावर आईसी मतलब जो आपके मोबाइल फ़ोन को ट्रिगर करती है, और जिस आईसी के सीरियल नंबर के बाद अल्फ़ाबेट का कोई वर्ड लिखा होता है तो वो हमारी बीओबी आईसी कहलाती है। बीओबी आईसी जो आजकल मोबाइल फ़ोन में 3 सप्लाई का, जैसे 5G हैंडसेट में अगर हम देखेंगे तो 3 सप्लाई का यूज़ किया जाता है। बीबैट, बीपीएच और बीओबी सप्लाई का यूज़ करके मोबाइल फ़ोन को ऑन किया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी बीओबी आईसी है और इस आईसी को अगर हम देखेंगे तो पीएम 7150 ये हमारी मेन आईसी है। तो अगर हम देखेंगे जो आजकल 7150 और 7150 एल में जो मेन आईसी होती है, इसमें चार्जिंग सर्किट को दिया जाता है। क्योंकि जब भी मोबाइल फ़ोन आप बैटरी लगाते हैं या अब चार्जिंग पे मोबाइल फ़ोन लगाते हैं तो सबसे पहले जो सप्लाई दी जाती है वो पीएम 7150 में। अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे अगर देखें तो बीपीएस सप्लाई बनाने का काम पीएम 7150 कर रही है, क्योंकि ये इसमें चार्जिंग सर्किट को इसी में शामिल किया गया है, मतलब इसी में कंबाइन कर दिया है। तो कभी भी अगर देखेंगे तो पीएम 7150 में चार्जिंग सेक्शन आपको देखने को मिलेगी। पीएम 7150 में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारी लाइट की सप्लाई होती है, लाइट सेक्शन को ऑपरेट कराने वाला सर्किट होता है, और ग्राफिक को वोल्टेज देने वाली डिस्प्ले ग्राफिक की सर्किट जो होते हैं वो पीएम 7150 एल में हमें देखने को मिलते हैं।
तो जैसा कि डायग्राम में अगर देखेंगे तो जब भी हम मोबाइल फ़ोन में बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो जो बी बैड की सप्लाई होती है वो सबसे पहले पीएम 7150 को दी जाती है। और दूसरा चीज़ है कि जब भी हम मोबाइल फ़ोन को चार्ज पे लगाते हैं तो बी बस की जो सप्लाई होती है वो पीएम 7150 में की जाती है। जैसा कि दोस्तों जानते हैं कि अगर हम 4G हैंडसेट के ओल्ड मॉडलों की बात करें तो उसमें चार्जिंग ऐसी पार्टिकुलर यूज़ किया जाता है, लेकिन अभी जितने भी बड़े मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं 5G के जितने भी हैंडसेट आ रहे हैं तो उसमें देखेंगे तो चार्जिंग आईसी है वो पावर आईसी में कंबाइन की जा रही है। यानी चार्जिंग आईसी का यूज़ जो अलग से होता था उस आईसी का यूज़ अब बहुत कम कर रहे हैं। अब पीएम आईसी में ही चार्जिंग सर्किट को देके मोबाइल फ़ोन के चार्जिंग सेक्शन को कंप्लीट की जाती है। तो चलिए दोस्तों हम इसमें स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि ये दोनों आईसी कैसे ट्रिगर होती हैं, दोनों आईसी कैसे ऑन होती है, कैसे इनका वर्क का प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने बैटरी कनेक्टर को यहाँ पे दिखाया कि बी बैड की सप्लाई जाएगी तो पीएम 7150 को जाएगी। और यहाँ पे देखेंगे जब चार्जिंग जैक से आपकी बी बस सप्लाई निकलती है तो चार्जिंग सर्किट के द्वारा सबसे पहले इस आईसी के एक पीएम 7150 में बी बस सप्लाई इन करती है। तो जब बी बस सप्लाई जाती है 5.0 वोल्टेज आपको बी बस सप्लाई में देखने को मिलेगा। तो जैसे ही 5 वोल्ट सप्लाई यहाँ पे इन की जाएगी तो इस आईसी का सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कैसे ये वर्क करती है पीएम 7150। उसके बाद में आपको पीएम 7150 एल के बारे में बताएंगे। तो जैसे ही इसको बी बस सप्लाई दी जाती है तो ये पावर आईसी सबसे पहले जो वोल्टेज जनरेट करती है वो ऑन ऑफ स्विच के लिए जनरेट करती है। यानी पावर आईसी की जो फर्स्ट वोल्टेज बनेगी वो ऑन ऑफ स्विच की बनेगी। पावर ऑन जिसे यहाँ पे कहा जाता है या ऑन ऑफ स्विच कहा जाता है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो हमें 1.8 वोल्टेज देखने को मिलता है। यानी सबसे पहले पावर आईसी ये वोल्टेज को जनरेट करेगी। उसके बाद देखेंगे जब इस मोबाइल फ़ोन में बी बस सप्लाई हमारी इन करती है तो ये पावर आईसी हमारी दूसरी सप्लाई जनरेट करती है जिसको हम बोलते हैं वीरेब वोल्टेज बोलते हैं। यानी यहाँ पे इसके सप्लाई में एक कैपेसिटर लगा होता है और यहाँ पे हम देखेंगे तो 3.7 वोल्टेज हमें देखने को मिलेगा। अगर ये वीरेब या बूट पावर दूसरी जो वोल्टेज हमारी होगी बूट पावर। यानी ये आईसी का सीक्वेंस होता है। यानी स्टेप बाय स्टेप जब हम एक एक सप्लाई चेक करेंगे तो हमें फॉल्ट आसानी से मिलता है। तो वीआरबी और बूट पावर ये दो वोल्टेज हमें देखने को मिलेंगे। अगर बूट पावर पे देखें तो 5.0 वोल्टेज शो होता है और वीआरबी पे देखेंगे तो 3.7 वोल्टेज शो होता है। अगर इन दोनों सप्लाई में से कोई भी सप्लाई आपकी शॉर्ट हो जाती है या इनमें से कोई भी कैपेसिटर अगर आपका शॉर्ट हो जाता है तो पावर आईसी आपकी डिसेबल हो जाएगी। पावर आईसी अगर डिसेबल होगी तो बीपीएस सप्लाई जनरेट नहीं होगा, सेट आपका चालू नहीं होता है, मोबाइल फ़ोन आपका डेड कंडीशन में चला जाता है। तो ये दोनों वोल्टेज चेक करना कंपलसरी होता है जब भी आप पीएम 7150 या पीएम 7150 एल के पीयर में जब आप काम करते हैं, इसके बूट सीक्वेंस को निकालते हैं। डेड कंडीशन में जब आपके पास मोबाइल फ़ोन डेड आता है तो स्टेप बाय स्टेप जब आप एक एक सर्किट को चेक करते हैं तो आपको फॉल्ट आसानी से मिलता है। तो फर्स्ट वोल्टेज बी बस इसका इनपुट वोल्टेज होगा। उसके बाद ये पावर ऑन को देगी ऑन ऑफ स्विच को। फिर उसके बाद जो आपकी सप्लाई बनती है वीआरबी सप्लाई बनती है जहाँ पे 3.7 और बूट पावर पे हमें 5 वोल्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे ईडीएल पॉइंट भी दिया होता है। अगर ईडीएल पॉइंट पे देखेंगे तो 1.8 वोल्टेज शो होता है यहाँ पे। तो ईडीएल पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ से भी पता कर सकते हैं कि 1.8 वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये हमारी स्टार्टअप की सप्लाई है। ये सब सप्लाई हमें स्टेप बाय स्टेप चेक करना होता है। अगर इनमें से कोई भी सप्लाई अगर नहीं बनती है तो सेट आपका पावर आईसी आपकी स्लिम मोड में चली जाएगी। यानी पावर आईसी मोबाइल फ़ोन को चालू नहीं करेगी। ठीक है दोस्तों, तो जब ये वोल्टेज आपके बन जाते हैं तो उसके बाद पावर आईसी एक बीपीएस सप्लाई जनरेट करती है। देखिए अगर चार्जिंग के द्वारा आप बूट सीक्वेंस निकाल रहे हैं तो यहाँ पे जब ये तो सब लोग जानते हैं कि जब सबसे पहले मोबाइल फ़ोन चार्जिंग आईसी में बी बस सप्लाई दी जाती है तो यहाँ पे मिड वोल्टेज जनरेट होती है। तो आप उस तरीके से स्टेप बाय स्टेप एक एक वोल्टेज चेक कर सकते हैं। लेकिन मैंने मिड यहाँ पे वोल्टेज शो नहीं किया है। यहाँ पे दिखाया है कि बी बस सप्लाई इन करेगी। ये पावर आईसी क्या करेगी, बीआरबी बूट पावर और ऑन ऑफ स्विच के लिए और ईडीएल पॉइंट के लिए वोल्टेज जनरेट करेगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंस होते हैं। उसके बाद ये सप्लाई एक स्विचिंग के द्वारा बीपीएस सप्लाई जनरेट करेगी और यही बीपीएस सप्लाई दूसरे पावर आईसी को डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। देखिए ये जो बीपीएस सप्लाई होती है ये दोनों आईसी का एक्टिव वोल्टेज होता है। यानी ये जब बीपीएस सप्लाई दोनों आईसी को दी जाती है तो दोनों आईसी आपकी ऑन हो जाती है। और जब दोनों आईसी आपकी ऑन हो जाएंगी तो ये वर्क करने के लिए रेडी होंगी, मतलब आगे की वोल्टेजेस जनरेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जब बीपीएस सप्लाई बनता है तो इस आईसी को, यानी देखिए जैसे कि हमने पिछले अगर हम देखेंगे सिंगल पावर आईसी में देखा होगा कि सिंगल पावर आईसी में पावर आईसी बग वोल्टेज एलडीओ वोल्टेज कैसे बनाती है। जब उसको
बीपीएस सप्लाई दी जाती है तो पावर आईसी एक्टिव हो जाती है, यानी पावर आईसी ऑन होकर क्या करती है, सबसे पहले बक वोल्टेज जनरेट करती है। तो यहाँ पे भी होता है जब ये बीपीएस सप्लाई जनरेट करती है पीएम 7150, तो यही बीपीएस सप्लाई इस आईसी का इनपुट वोल्टेज होगा। मतलब अगर देखेंगे तो बीपीएस सप्लाई ये आईसी खुद लेगी, क्योंकि जब तक इस आईसी को बीपीएच नहीं मिलेगा तो बक वोल्टेज जनरेट नहीं होगा। और मेन पावर आईसी जो 7150 है बीपीएच क्यों बना रही है, क्योंकि चार्जिंग का जो सेक्शन होता है इसी पावर आईसी में होता है, इसीलिए जब भी बीपीएस सप्लाई दी जाएगी वो मेन पावर आईसी को दी जाएगी, और मेन पावर आईसी क्या करेगी, बीपीएस सप्लाई जनरेट करेगी। ठीक है, तो चार्जिंग सर्किट इसी मेन पावर आईसी में होती है, इसीलिए बीपीएस सप्लाई जो बनाएगी वो मेन पावर आईसी बनाएगी। तो बीपीएस सप्लाई जब यहाँ से जनरेट होता है तो पीएम 7150 के लिए भी बीपीएस सप्लाई जाएगी, और ये जो वोल्टेज होगा ये दोनों आईसी को ऑन करेगी। अगर ये वोल्टेज नहीं जाएगा, जिस भी आईसी को नहीं मिलेगा, वो आईसी आपकी ऑफ मोड में रहेगी, वो आईसी बक वोल्टेज जनरेट नहीं करेगी। तो जैसे ही इसको बीपीएस सप्लाई दी जाती है तो ये पावर आईसी अपने बक वोल्टेज को जनरेट करती है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 और बीपीएस सप्लाई बनाने वाले 6 बक कॉइल को हमने यहाँ पे लिया है। लेकिन ये जो बीपीएस सप्लाई बनाता है वो बूस्ट कॉइल होता है, बाकी जो बक वोल्टेज बना रहे हैं ये आपके बक कॉइल होते हैं। तो अगर जैसे हम देखेंगे तो यहाँ पे जो सबसे पहली सप्लाई बक वोल्टेज में जनरेट हो रही है, S1 की वोल्टेज जनरेट हो रही है। S1 यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा है C प्लस आर। C का मतलब होता है CPU प्लस आर का मतलब होता है रैम, यानी 0.6 वोल्टेज S1 में बक कॉइल के द्वारा बनेगी, ये आपके CPU प्लस रैम की वोल्टेजेस होगी। यही सप्लाई CPU आईसी में जाएगी, और ये जो 0.6 वोल्टेज होगा ये रैम को ऑन कराने की ऑन कराने के लिए वोल्टेज जाएगी। उसके बाद S2 में देखेंगे तो हमारा 0.6 वोल्टेज बनता है, जो ग्राफिक के लिए होता है। ये भी CPU आईसी की वोल्टेज होती है, ग्राफिक सेक्शन को एक्टिवेट करेगी। 0.6 वोल्टेज S3 में हमें 0.6 वोल्टेज देखने को मिलता है, जो कि BDD मैक्स होता है। और S4E में S5E में अगर देखेंगे तो जो S4E है ये हमारा LLDO वोल्टेज होता है, यहाँ पे हमें 1.3 वोल्टेज देखने को मिलता है। S5E में देखेंगे तो HLDO यानी हायर LDO वोल्टेज होता है, जो कि 2.05 या 2 वोल्टेज हमें देखने को मिलता है। तो ये पावर आईसी का बक वोल्टेज एक्टिव होता है, कब होता है, जब बीपीएस सप्लाई दी जाती है। अब देखिए, पावर आईसी को बक वोल्टेज जनरेट हो जाता है, इसको एलडीओ वोल्टेज बनाने के लिए तीसरी सप्लाई की ज़रूरत होती है। जब तक बीओबी सप्लाई इस आईसी को नहीं दिया जाएगा और एचएलडीओ एलएलडीओ रिटर्न इस आईसी में नहीं आएगी, जब तक एलडीओ वोल्टेज इसका जनरेट नहीं होगा, तो इसको जनरेट करने के लिए यहाँ पे हम देखते हैं कि तो जब सबसे बीपीएस सप्लाई जब पीएम 7150 में 50L में जाती है तो ये अपने बक वोल्टेज को जनरेट करती है। जैसा कि यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉइल इसके पास में लगे होते हैं, और देखेंगे जैसे बीपीएस सप्लाई बनेगी तो ये ऐसे अपने बक वोल्टेज को जनरेट करेगी। और यहाँ पे देखेंगे जो फर्स्ट बक वोल्टेज बनाती है वो S1C बनाती है। यहाँ पे जो LIC हमारी होती है, यानी पीएम 7150 LIC होती है, इसके पास में जो भी बक वोल्टेज बनते हैं उनको S1C S2C S3C इस तरीके से यहाँ पे डिनोट किया जाता है। अब स्कीमेटिक में देखेंगे तो इस तरीके से आपको वर्ड लिखा होता है। तो S1C में अगर देखेंगे तो 1.1 या 1.2 वोल्टेज हमें देखने को मिलता है। ये CPU प्लस UFS के लिए होता है, यानी ये जो वोल्टेज बनेगा CPU के लिए भी होगा, और यही वोल्टेज UFS IC को दी जाएगी, UFS चिप को दी जाएगी। उसके बाद S2C और S3C अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे दो बक कॉइल को आपस में जोड़ दिया जाता है, क्योंकि जब इस सप्लाई के द्वारा CPU IC को हाई एम्पियर की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे दो कॉइल को आपस में जोड़ दिया जाता है। यानी जिस भी सर्किट में अगर हाई एम्पियर की ज़रूरत होती है तो हमेशा दो बक कॉइल को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है। तो S2C S3 आपस में कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे भी जो वोल्टेज मिलेगा 0.6 वोल्ट से 1.2 वोल्टेज देखने को मिलेगा। ये भी CPU की वोल्टेजेस होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट कॉइल पे देखेंगे तो S4C पे अगर हम देखेंगे तो 0.6 वोल्ट से 1.2 वोल्टेज यहाँ पे शो होता है। ये APC सप्लाई होती है, जो कि एप्लीकेशन प्रोसेसर कोर वोल्टेजेस होता है CPU IC के लिए। AB सप्लाई CPU IC के लिए बनेगी। S5 S6 में देखेंगे तो 0.6 वोल्ट से लेके 1.2 वोल्टेज हमें देखने को मिलेगा, और ये दोनों कॉइल आपस में कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन प्रोसेसर या एप्लीकेशन प्रोसेस कोर को अनेबल होने के लिए एक हाई एम्पियर की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे S5 S6 को आपस में कनेक्ट करके जो आउटपुट मिलता है वो CPU IC का। दोस्तों एक चीज़ और, यहाँ पे जितने भी बक वोल्टेज बनाए जाते हैं, या तो ये प्राइमरी IC या मेन IC या ये BOB IC में जो भी बक वोल्टेज बनते हैं उन ICओं का फीडबैक होता है। ये IC फीडबैक ले रही है कि हमारा वो बक सेक्शन एक्टिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
उसके बाद यहाँ पे देखेंगे S7C और S8C। ये हमारा S7C जो होता है ये हमारा मॉडेम वोल्टेज होता है, सीपीयू के मॉडेम सेक्शन के लिए होता है। और S8C जो हमारा वोल्टेज होता है वो LLDO वोल्टेज होता है। यानी BOB IC भी क्या कर रही है यहाँ पे LLDO वोल्टेज बना रही है, क्योंकि BOB IC में यानी PM7150L में अगर हम देखेंगे तो LDO सेक्शन होता है। LDO सेक्शन को एक्टिव करने के लिए हायर LLDO वोल्टेज की ज़रूरत होती है। तो PM7150 LLDO वोल्टेज जनरेट करेगी, लेकिन हायर LDO वोल्टेज जनरेट नहीं करेगी। हायर LDO वोल्टेज वही IC जनरेट करेगी जो मेन पावर IC होती है। तो यहाँ पे देखेंगे तो हायर LDO वोल्टेज जनरेट होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट सप्लाई जो हमारी बनती है BOB की बनती है, यहाँ पे एक बूस्ट कॉइल लगा होता है जो कि स्विचिंग करता है, बक अप बूस्ट होता है। यानी बक अप बूस्ट यानी दो कॉइल मिलके क्या करते हैं यहाँ पे स्विचिंग करते हैं। तो बी से BOB कहा जाता है। BOB के लिए स्विच कराया जाता है, और जब BOB यहाँ पे स्विच करता है तो यहाँ पे एक सप्लाई आपकी जनरेट होती है बीरेस BOB 3.7 वोल्टेज। और यही वोल्टेज मेन सप्लाई यानी तीसरी सप्लाई होती है। आजकल मोबाइल फ़ोन में जो तीसरी सप्लाई है उस पर लोड डाला जा रहा है। मेन सप्लाई जो आपकी बन रही है वो BOB सप्लाई, क्योंकि जब तक BOB सप्लाई नहीं बनेगा, जब तक ये दोनों पावर ऐसी वर्क में नहीं आएंगी, सेट आपका चालू नहीं होगा। तो ये BOB सप्लाई जब जनरेट होती है तो सबसे पहले 7150L को दी जाती है, क्योंकि इस IC का इनपुट वोल्टेज है। और जब तक इसको BOB वोल्टेज नहीं मिलेगा तो ये IC क्या करेगी, अपने LDO सेक्शन को एक्टिव नहीं करेगी। LDO सेक्शन को एक्टिव करने के लिए BOB वोल्टेज का यहाँ पे होना ज़रूरी है। तो जब सप्लाई ये जनरेट करती है, तो जब सप्लाई BOB सप्लाई निकलती है तो इस IC का सबसे पहले इनपुट सप्लाई होती है, यानी इसको BOB सप्लाई दी जाएगी। और BOB सप्लाई जब जाती है तो ये IC क्या करती है, अपने LDO सेक्शन को एक्टिव करती है। और जब तक BOB सप्लाई नहीं जाएगी ये जो IC होगी वो LDO सेक्शन को एक्टिव नहीं करेगी। तो BOB सप्लाई है, फिर यही BOB सप्लाई मेन पावर IC को आती है। तो जब मेन पावर IC को आती है, यहाँ पे LLDO HLDO वोल्टेज होता है, तो ये IC क्या करती है, LDO सेक्शन को एक्टिव करती है। तो ये होता है कि जब BPS सप्लाई जनरेट होती है तो इस तरीके से बक और LDO वोल्टेज को यहाँ पे जनरेट कराया जाता है। और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हमें चेक करना होता है कि जो कॉइल पे जो सप्लाई दी गई है, जैसे S1 है, S2, S3, S4, S5 ये पे वो सारे वोल्टेजेस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, तो इसको चेक करना ज़रूरी होता है। अगर इनमें से कोई भी वोल्टेज नहीं बन रहा है जो कि मेन वोल्टेजेस में आते हैं, तो आपका वो सेट चालू नहीं होगा। अगर वो सप्लाई में कॉइल अगर आपका ओपन हो गया या वो लाइन अगर आपकी शॉर्ट होगी तो वो सेट आपका चालू नहीं होगा जब तक आप उसकी प्रॉब्लम को रिपेयर नहीं करेंगे। तो ये होता है जब BPS सप्लाई बनती है और BOB सप्लाई बनती है, तो दोनों IC मिलके बक और LDO वोल्टेज को बढ़ाते हैं और जनरेट करते हैं। उसके बाद देखेंगे तो जब आपका बक वोल्टेज जनरेट हो जाता है और LDO वोल्टेज जब इसके जनरेट होते हैं, तो ये मेन पावर IC PM7150 एक ऑक्सीलेटर क्रिस्टल को एक इनपुट वोल्टेज देती है क्लॉक जनरेट करने के लिए। तो जब यहाँ से इनपुट सप्लाई जाती है 1.8 का एक वोल्टेज ऑक्सीलेटर क्रिस्टल को दिया जाता है, तो क्रिस्टल एक क्लॉक सप्लाई जनरेट करके PM7150 को रिटर्न देता है। और जब PM7150 को मिलती है तो यहाँ पे एक BB क्लॉक जनरेट होती है, और वो BB क्लॉक CPU IC के लिए होता है। एक BB क्लॉक यहाँ पे जनरेट करता है। उसके बाद पावर IC CPU IC को स्लीप क्लॉक की एक सप्लाई देती है, और जब स्लीप क्लॉक की सप्लाई CPU IC को मिलती है तो CPU IC BB क्लॉक बेसबैंड अनेबल सप्लाई पावर IC को देगा। और CPU IC इन दोनों IC को कंट्रोल करता है SPMI प्रोटोकॉल के द्वारा, दोनों IC को कंट्रोल करता है। अगर SPMI प्रोटोकॉल में से कोई भी सप्लाई आपकी मिस हो जाती है, मोस्टली ये मोबाइल फ़ोन गिरने से ये प्रॉब्लम आती है कि SPMI प्रोटोकॉल यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो जाता है। अगर दोनों में IC में से कोई भी IC का SPMI प्रोटोकॉल अगर ब्रेक हुआ या डिस्कनेक्ट हो गया या सप्लाई आपकी मिसिंग हो गई, तो CPU IC का कम्युनिकेशन टूट जाएगा, और CPU IC का कम्युनिकेशन टूटेगा तो सेट आपका चालू नहीं होता है। तो SPMI प्रोटोकॉल के द्वारा CPU IC क्या करेगा, दोनों IC को आसानी से कंट्रोल करेगा। उसके बाद जब BB क्लॉक स्लीप क्लॉक हमारी बन जाती है, तो पावर IC जो मेन पावर IC होती है, एक PM रीसेट N की जो सप्लाई होती है, जैसे कि मैंने डायग्राम में आपको दिखाया, जो PM रीसेट नेगेटिव की सप्लाई 1.8 की है, ये पावर IC खुद ले रही है, यहाँ से इसका इनपुट होगा और रिटर्न इसी पावर IC में दी जाएगी। अब पावर IC को रीसेट क्यों मारेगी, क्योंकि यहाँ पे चार्जिंग सर्किट होती है। चार्जिंग सर्किट क्या करती है कि पावर IC को ट्रिगर करती है सेट चालू करने के लिए। जैसे कि अगर हम बक वोल्टेज की बात करेंगे, आप मोबाइल फ़ोन को जब चार्ज पे लगाते हैं, जब B बस सप्लाई यहाँ पे जनरेट होती है इन करती है, तो उसके बाद जब यहाँ पे
वोल्टेजेस बन जाते हैं जैसे बीआरबी, बूट पावर, ईडीएल पॉइंट। तो पावर आईसी क्या करती है, जो चार्जिंग आईसी होती है वो पावर आईसी को रीसेट मारती है, और पावर आईसी को रीसेट मारती है ताकि पावर आईसी बक वोल्टेज को बना सके। और जब तक चार्जिंग आईसी इसको रीसेट नहीं मारेगी, पावर आईसी बक वोल्टेज जनरेट नहीं करेगी, तो चार्जिंग आईसी पीएम 7150 में कंबाइन होती है। तो इसीलिए रीसेट सप्लाई जो निकलेगी यहीं से इन करेगी और यहीं से आउट करेगी, यानी रिटर्न इसी पावर आईसी को रीसेट मारती है। और यहाँ पे 1.8 वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको चेक करना है तो उसका टीपी पॉइंट दिया होता है, तो उस टीपी पॉइंट पे चेक करेंगे तो हमें 1.8 वोल्टेज शो होना चाहिए। अगर 1.8 वोल्टेज शो हो रहा है तो इसका मतलब चार्जिंग आईसी पीएम आईसी को रीसेट कर रही है ताकि पीएम आईसी बक वोल्टेज को जनरेट करेगा। अगर रीसेट सप्लाई मिसिंग हो जाएगा तो पावर आईसी का कम्युनिकेशन टूटेगा, बक वोल्टेज नहीं बनेगा, सेट आपका चालू नहीं होगा। तो ये भी सप्लाई आपकी इंपॉर्टेंट है। और जब बीबी क्लॉक और स्लीप क्लॉक सप्लाई यहाँ पे बन जाती है, क्रिस्टल वर्क में आ जाता है, क्लॉक फ्रीक्वेंसी जनरेट करके जब इस आईसी को देता है तो बीबी क्लॉक स्लीप क्लॉक सप्लाई बनती है। अगर क्रिस्टल यहाँ पे क्लॉक पल्स जनरेट नहीं करेगा तो पावर आईसी का स्लीप क्लॉक सप्लाई जनरेट नहीं होगा, स्लीप क्लॉक सप्लाई जनरेट नहीं होगा तो सेट आपका तब भी चालू नहीं होगा। इसलिए क्रिस्टल भी काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। लेकिन 5G के हैंडसेट में देखेंगे तो अब क्रिस्टल की जगह क्लॉक आईसी लगाई जाती है, जो वो क्लॉक फ्रीक्वेंसी जनरेट करके पूरे सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो स्लीप क्लॉक सप्लाई जब सीपीयू आईसी को पावर आईसी स्लीप क्लॉक सप्लाई देता है तो पावर आईसी अपने बेसबैंड को अनेबल कर देता है। और जब बेसबैंड अनेबल होता है तो पावर आईसी एक रीसेट की सप्लाई, पीएम रीसेट नेगेटिव की सप्लाई सीपीयू आईसी को 1.8 वोल्टेज के साथ रीसेट करता है। रीसेट करने का मतलब रीसेट करता है, और जैसे सीपीयू आईसी को पावर आईसी रीसेट करती है। देखिए दोस्तों, अगर सीपीयू आईसी का हम फंक्शन समझे तो सीपीयू आईसी एक ऐसी आईसी है जो किसी भी आईसी को रीसेट मार सकती है। लेकिन सेट डेट कंडीशन में क्या होता है कि पावर आईसी हमेशा सीपीयू आईसी को रीसेट मारती है, और जब सीपीयू आईसी को रीसेट मारती है तो सीपीयू आईसी पीएस होल्ड सप्लाई जनरेट करता है। और पीएस होल्ड सप्लाई अगर जनरेट नहीं होगा तब भी आपका सेट चालू नहीं होता है, क्योंकि सीपीयू आईसी पीएस होल्ड सप्लाई नहीं बनाएगी। तो इसका मतलब होता है कि पावर आईसी अपने बक वोल्टेज को स्टेबल नहीं करेगी, पावर आईसी स्टेबल करके फिर सेट को चालू करने का काम करती है। तो जब पावर आईसी इसको स्लीप क्लॉक देता है सीपीयू आईसी को, तो सीपीयू आईसी पीएस होल्ड की एक सप्लाई देता है जो कि 1.8 वोल्टेज के साथ इस पावर आईसी को देगा। और जब पीएस होल्ड सप्लाई इसकी बनती है तो ये पावर आईसी अपने बक और एलडीओ वोल्टेज को स्टेबल करके सेट को वो चालू करती है। अगर पीएस होल्ड सप्लाई नहीं बनेगी तब भी आपका सेट चालू नहीं होता है। तो पीएस होल्ड सप्लाई पे हमें 1.8 वोल्टेज चेक करना होता है। हम इस वोल्टेज को चेक करके पता कर सकते हैं कि सीपीयू आईसी वर्क में है कि नहीं है। अगर पीएस होल्ड सप्लाई बन रही है तो सीपीयू आईसी वर्किंग में है। ठीक है, तो जब दोस्तों जब पीएस होल्ड सप्लाई बन जाती है तो सेट हमारा दोनों पावर आईसी हमारी एक्टिव होके सेट को ट्रिगर करती है, सेट हमारा चालू होता है। लेकिन अगर पीएस होल्ड सप्लाई हमारी यहाँ पे कंप्लीट है, पीएस होल्ड सप्लाई हमारी बन रही है, ठीक है दोस्तों, तो पीएस होल्ड सप्लाई बनने के बाद उसके बाद अगर हमारी सारी सप्लाई कंप्लीट हो जाती है, जैसे पीएम 7150 बक एलडीओ वोल्टेज जनरेट हो जाते हैं, और पीएम 7150 एल जो आईसी होती है इसका भी बक और एलडीओ सेक्शन एक्टिव होता है, बीओबी भी एक्टिव होता है। पीएस होल्ड सप्लाई हमारी इधर से बन रही है, पीएम पावर ऑन रीसेट सप्लाई हमारी बन रही है, और फिर भी अगर हमारा सेट चालू नहीं हो रहा है तो इस कंडीशन में आपकी यूएफएच चिप की प्रॉब्लम होती है। उस कंडीशन में हमें यूएफएच चिप पे काम करना होता है, क्योंकि जब स्टेप बाय स्टेप आप एक एक सप्लाई को चेक कर रहे हो, अगर इन सप्लाईयों में प्रॉब्लम होगी तो आपको फॉल्ट ईजिली मिल जाता है। जब तक स्टेप बाय स्टेप हम काम नहीं करते हैं तो एक डेड मोबाइल फ़ोन को रिपेयर करने में टाइम लगता है, डिफ़िकल्ट होता है, और लास्ट में होता भी नहीं है। तो ये होता डबल पावर आईसी का बूट सीक्वेंस, यानी जिस भी हैंडसेट में पीएम 7150 और 7150 एल लगी होती है तो इन दोनों आईसी का बूट सीक्वेंस कैसे हम स्टेप बाय स्टेप चेक करके उस डेड मोबाइल फ़ोन को रिपेयर करेंगे, ये स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे मैंने एक एक सप्लाई के बारे में बताया कि कब कौन सी कंडीशन में कब किस सप्लाई को चेक करना है। ठीक है दोस्तों, जैसा आपने देखा कि जो पीएम 7150 और 7150 एल का बूट सीक्वेंस था वो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे समझाया है। कभी भी अगर आपके पास डेड मोबाइल फ़ोन आता है और उसमें पीयर में ये आईसी अगर आपको लगी हुई दिखे तो स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से आप सप्लाई चेक करते हैं तो आपको ईजिली फॉल्ट आसानी से पता चल जाता है और उसे डेड मोबाइल फ़ोन को आप आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। तो ये था हमारा डबल पावर आईसी का बूट सीक्वेंस की कैसे डबल पावर आईसी और पीयर में पावर आईसी कैसे वर्क करती है, और कैसे कैसे बक सेक्शन एलडीओ सेक्शन एक्टिवेट होते हैं, कौन कौन सी सप्लाई वहाँ पे जनरेट होती है, ये स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताया। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और मल्टीटेक फैमिली से जुड़ने के लिए मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए
हमारे यूट्यूब मल्टीटेक की यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।